हेलो बच्चों, कल मैं आपको मूल अधिकारों के बारे में समझा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने कल आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में समझाया था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा 5 लेख जारी किए जाते हैं, जिनके नाम बताए थे: बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा। आज हम आपके मूल अधिकारों का मूल्यांकन करेंगे, यानी इनसे हमें क्या लाभ और क्या हानियाँ होती हैं। तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की आलोचना निम्न आधारों पर की गई है, यानी कई विद्वान मूल अधिकारों की आलोचना करते हैं या उनकी बुराई करते हैं। पहला है, मूल अधिकारों में इतने अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि संविधान द्वारा एक हाथ से मूल अधिकार प्रदान किए गए व दूसरे हाथ से छीन लिए गए। यानी जो आलोचक विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि हमें 6 मूल अधिकार तो प्रदान किए गए हैं, लेकिन उन्हें हमें दिया गया है तो वापस अनेकों प्रतिबंधों के द्वारा उन्हें छीनने का भी कार्य किया गया है। दूसरा है, आपातकाल के समय मूल अधिकार स्थगित किया जाना न्यायोचित है। कहने का मतलब है, जब देश में आपातकाल लग जाता है, जैसे आपको पाठ 1 में समझाया था कि आपातकाल 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत लगाया जाता है: अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो यानी अगर किसी भी परिस्थिति के कारण देश में आपातकाल लगता है और ऐसी स्थिति में अगर हमारे मूल अधिकारों को छीना जाता है तो वो न्यायोचित है। लेकिन शांति काल में भी मूल अधिकारों पर स्थगन किया जाना इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। यानी जब देश में शांति का माहौल है और ऐसी स्थिति में भी हमारे मूल अधिकारों को छीना जाता है तो ये अनुचित है। विशेष रूप से सामान्य परिस्थितियों में भी निवारक नज़रबंदी की जो व्यवस्था की गई है, हमने इसी पाठ में निवारक नज़रबंदी के बारे में पढ़ा था। निवारक नज़रबंदी किसे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए कि सामने वाले व्यक्ति के द्वारा इस अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। यानी उसने अपराध नहीं किया, लेकिन उससे अपराध होने की संभावना है, तो उसे उस अपराध को करने से रोकने के लिए उसे बंदी बनाया जाता है। उसे निवारक नज़रबंदी कहते हैं। तो निवारक नज़रबंदी की जो व्यवस्था की गई है वह कटु आलोचना का विषय रही है। हरि विष्णु कामत ने इन व्यवस्थाओं का विरोध करते हुए संविधान सभा में कहा था कि इस व्यवस्था द्वारा हम तानाशाही राज्य की और पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो आपके जैसे प्रश्न आ जाता है कि ये जो निवारक नज़रबंदी व्यवस्था है, इसके द्वारा हम तानाशाही राज्य की और पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं, यह कथन किसका है? हरि विष्णु कामत का। तीसरी जो आलोचना है मूल अधिकारों की, मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है। व्यवस्थापिका, जिसे हम संसद कहते हैं, तो संसद तथा विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून वैध हैं, चाहे वे नागरिकों के हित के प्रतिकूल ही क्यों न हो। जैसे हमारे देश की संसद द्वारा कोई नियम बनाया जाता है या हमारे राज्य की विधानसभा के द्वारा नियम बनाया जाता है तो वो वैध माना जाता है, चाहे उससे आम नागरिक को कोई भी नुकसान या क्षति होती हो। चौथा, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था संविधान में राष्ट्र समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है। व्यावहारिक दृष्टि से इनका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए भी किया गया। ये जो हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए,
ये अगर देश में कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है तो उसे रोकने के लिए मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन कई बार इसका दुरुपयोग किया गया है अपनी राजनीतिक गतिविधियों को या राजनीतिक विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए। आपके 5वां है, मूल अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है, किंतु इसका प्रयोग वोटों की राजनीति के लिए हुआ है। यानी हमारे संविधान में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अनुसूचित जाति अर्थात SC, अनुसूचित जनजाति अर्थात ST के लिए विशेष संरक्षण दिया गया है ताकि इन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति या नुकसान न हो, किंतु इसका प्रयोग काहे के लिए किया गया है? मात्र वोट प्राप्त करने के लिए। हकीकत में इनको कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं किया जाता। 6वां, शोषण के विरुद्ध अधिकार यद्यपि स्त्रियों, बच्चों, गरीब, कामगारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो जैसे हमने 6 मूल अधिकार हैं, उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, तो वो बच्चों को, स्त्रियों को, गरीबों को शोषण से बचाने के लिए वो मौलिक अधिकार निर्मित किया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से आज भी बच्चों का, स्त्रियों का, गरीब कामगारों का शोषण होता है, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगा है। किंतु अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी कारण वर्गों का शोषण व्यावहारिक रूप से नहीं रोका जा सका। यानी आज भी हमारे देश में अनेकों लोग या तो अशिक्षित हैं या कम पढ़े लिखे हैं। देश की जनसंख्या इतनी है, बेरोजगारी है, और देश के अभी भी लगभग 70% लोग गरीब हैं। तो इनमें से जब इन्हें कोई भी काम वगैरह नहीं मिलता है तो वो शोषण के शिकार होते हुए भी काम करने के लिए मजबूर होते हैं। मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा देने के बावजूद वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया लंबी, जटिल और खर्चीली होने से आम नागरिक के हितों की रक्षा में सफल नहीं हो पा रही है। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद मौलिक अधिकारों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की सुरक्षा से अधिक मूल्यवान है। मूल अधिकारों के अतिक्रमण की परिस्थिति अल्पकालिक ही होती है। तो यानी कुछ विद्वानों ने मूल अधिकारों की आलोचना भी की है, तो कुछ ने मूल अधिकारों के महत्व भी बताएं कि इसमें मानते हैं हम लोग कुछ कमियां हैं, लेकिन इन सब कमियों के बावजूद भी मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्व हैं, जिन्हें संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किए? आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है, इन्हें देख कर के ही जो भी नई सरकार बनती है या नई सरकार का गठन होता है, वो उनको देख कर के ही आगे आम जनता के हित में कार्य करती हैं। तो एक तरह से नई सरकार के लिए पथ प्रदर्शक माने जाते हैं नीति निर्देशक तत्व। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। नीति निर्देशक तत्व राज्य की कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के समक्ष आचार संहिता के रूप में है। देश की मौलिक अधिकार परामर्शदात्री समिति ने यह स्वीकारा था कि इन्हें प्रशासन संचालन हेतु मूलभूत सिद्धांत माना जाए।
संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी। कहने का तात्पर्य होता है कि जैसे हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारे किसी भी नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है या वो पूरा नहीं होता या उसको बंद कर दिया जाता है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। जैसे उदाहरण के लिए ये सरकारों पर निर्भर करता है कि वो आम जनता के हित के लिए क्या योजनाएं नई चलाती हैं, कौन सी योजनाओं को बंद करती है। अगर किसी पहले से चल रही योजना को बंद कर दिया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए एक बात है कि जैसे मान लीजिए आज हमारे देश के जो गरीब लोग होते हैं उनको निःशुल्क या कम पैसे में, जैसे 2 रुपये किलो या 3 रुपये किलो अनाज दिया जाता है। और मान लीजिए कोई सरकार उस योजना को बंद कर दे और फिर आम नागरिक उसकी शिकायत लेकर के न्यायालय में जाता है, तो वो न्यायालय उस पर सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सरकार का निर्णय है, उसने इस योजना को बंद कर दिया। उसका एक ही रिजल्ट है कि जब चुनाव आते हैं तो हम उसमें उस पार्टी को वोट न दें। तो दिए गए उपबंधों किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी। तब भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। LG खेडेकर के अनुसार नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है। तो आपके जैसे प्रश्न आता है कि नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है, यह कथन किसका है? तो LG खेडेकर का। तो जैसे हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ना आरम्भ किया था, उसमें स्टार्टिंग में ही था कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान कौन से भाग में? 3 में। और इधर जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। तो हमें ध्यान रखना है मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में। जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में था? अनुच्छेद 12 से 30 तक और 32 से 35 तक में। इधर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो 36 से 51 में किया गया है। यानी जैसे ही आपके मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद खत्म होते हैं उसके जस्ट आगे से, यानी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप देने, समता पर आधारित समाज का निर्माण करने, विकास हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का क्या महत्व है, या यूँ कहें कि इन्हें किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शामिल किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सम्मिलित किया गया है। जैसे पहला है लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप देने, समता पर आधारित समाज का निर्माण करने, विकास हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा सहित अन्य प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। ये नीति निर्देशक तत्व नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समता तथा राज्य के लिए अनुकरणीय नीति के विश्लेषण से संबंधित हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन सिद्धांतों अथवा तत्वों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कई भागों में विभाजित किया गया है।
जिसमें नंबर 1 है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, दूसरा सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, तीसरा है पंचायती राज, प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, और चौथे हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। जैसे आपके प्रश्न आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कितने वर्गों या प्रकारों में बांटा गया है, तो आपके बुक में 4 प्रकार दे रखे हैं। पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, तीसरा है पंचायती राज प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। अब हम यहाँ से आगे कल आपको ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके प्रकारों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।